केरल में बीजेपी आरएसएस का बड़ा प्लान। लेफ्ट पार्टी में मची भयंकर भगदड़। बीजेपी में शामिल लेफ्ट के बड़े नेता। केरल चुनाव से पहले बड़ा खेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। केरल विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआई-एम बड़े संकट से जूझ रही है। पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जैसे वाम मोर्चे की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पिछले एक दशक से टीवी बहस में माकपा का प्रमुख चेहरा रहे रेजी लुकोस ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लुकोस ने लेफ्ट पार्टियों की जंग खा चुकी नीतियों और मुसलमानों की राजनीति करने के रुख से नाराज होकर बीजेपी में जाने का फैसला किया। लुकोस ने कहा, केरल में बीजेपी की विकास नीतियां और कार्यक्रम मुझे आकर्षित करते हैं। उन्होंने बीजेपी के विजन और प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर की भी तारीफ की। उन्होंने राज्य सरकार पर छात्रों और युवाओं के बड़े पैमाने पर विदेश पलायन को रोकने में नाकामयाब रहने का भी आरोप लगाया। लुकोस के मुताबिक एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के मौकों की कमी के चलते ये पलायन हो रहा है और ये केरल की एक बड़ी विडंबना है या एक बड़ी परेशानी है। इसे रोकने के लिए ना तो लेफ्ट लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ और ना ही कांग्रेस की यूडीएफ ने कोई ठोस कदम उठाए हैं। पार्टी के अंदरूनी संकट को और गहराते हुए 3 बार की विधायक आयशा पोटी ने मंगलवार को ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्होंने सीपीआई-एम नेतृत्व पर लगातार उपेक्षा करने का आरोप लगाया। पोटी ने 2006 की विधानसभा चुनाव में कोटारा कारा सीट से दिग्गज नेता आर बालकृष्ण पिल्ले को हराकर राजनीतिक पहचान बनाई थी। माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में यूडीएफ उन्हें उम्मीदवार भी बना सकता है। पार्टी छोड़ने पर हो रही आलोचनाओं से बेपरवाह आयशा पोटी ने हाल ही में तिरुवनंतपुरम में एक कांग्रेस कार्यक्रम में कहा था कि सीपीआई-एम अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही। पूर्व मंत्री जे मर्सी कुट्टी अम्मा ने पोटी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वो वर्गद्रोही हैं और साथ ही कहा कि सत्ता की लालच में उन्होंने पार्टी छोड़ी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें 3 बार विधायक बनाकर हर तरह का फायदा दिया। उनका जाना एक विश्वासघात है। माकपा के महासचिव एम.ए. बेबी ने इन घटनाक्रमों को दुखदायी बताया। हालांकि उन्होंने दावा किया कि इससे पार्टी को चुनावी नुकसान नहीं होगा। इस बीच इडुक्की जिले की देवीकुलम विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुके एस राजेंद्रन ने भी बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। राजेंद्रन 2006, 2011 और 2016 में देवीकुलम से विधायक रहे थे। उन्हें 2021 में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ काम करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि उस चुनाव में सीपीआई-एम के उम्मीदवार ए राजा ने जीत दर्ज की थी। इन घटनाओं ने केरल की उस पुरानी राजनीतिक धारणा को चुनौती दी है जिसके तहत कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं का विरोधी दलों में जाना एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यानी केरल से भी लेफ्ट पार्टियां अपने खात्मे की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जो राज्य की बदलती राजनीतिक तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है। आरएसएस के प्लान से बीजेपी की जमीन मजबूत। केरल में बीजेपी की राजनीतिक स्थिति में हाल के सालों में काफी बदलाव आया है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य से पहली बार एक सीट जीती और करीब 20% वोट हासिल करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की और मेयर की कुर्सी पर कब्जा जमाया, जिसके लिए आरएसएस ने केरल में काफी काम किया है। यह आरएसएस का ही कमाल है कि आज लेफ्ट के सबसे मजबूत गढ़ पर भी बीजेपी कब्जा करने की तैयारी कर चुकी है। बीजेपी इस बार केरल को लेकर बड़ी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। केरल में आरएसएस ने बीजेपी की जनाधार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरएसएस ने सेवा कार्यों के जरिए प्रदेश के लोगों के मन पर सालों से अपनी छाप जो थी उसे बदला है और एक अमिट छाप छोड़ने की कोशिश की। आरएसएस की 5000 से ज्यादा शाखाएं गांव-गांव में पहुंच चुकी हैं, जो कि बड़े स्तर पर परिवार के सभी संगठनों के लिए भविष्य की रणनीति बनाई गई है। आरएसएस ने हिंदुओं के एक धड़े को आकर्षित करने में कामयाबी हासिल की, जिससे केरल में बीजेपी के लिए जमीन तैयार हुई। बीजेपी ने सबरीमाला मुद्दे को पार्टी के लिए धीमी गति से विकसित होने वाला एक मुद्दा बनाया, जिससे हिंदू वोटर्स के कुछ
गुटों के साथ पार्टी का स्थायी संबंध बनाने में मदद की। आरएसएस ने केरल में बीजेपी के लिए मजबूत संगठनात्मक ढांचा तैयार किया, जिससे पार्टी को चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिली। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य से पहली बार जो सीट जीती और करीब 20% वोट हासिल किया, उससे भी बीजेपी का मनोबल काफी बढ़ा और कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और नया जोश देखने को मिला। लेफ्ट का आखिरी किला बचेगा या नहीं? केरल में इस साल अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। सत्ता पर काबिज एलडीएफ, कांग्रेस संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा और बीजेपी के लिए ये चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। इस बार चुनाव के नतीजे न सिर्फ राज्य की सत्ता का फैसला करेंगे, बल्कि लेफ्ट की राजनीति के भविष्य और कांग्रेस की स्थिरता और बीजेपी की महत्वाकांक्षाओं पर भी गहरा असर डालेंगे। देश में केरल सिर्फ एक ऐसा राज्य है जहां लेफ्ट पार्टी की सरकार है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में सरकार से बाहर होने के बाद लेफ्ट पार्टियों का दल अभी बाहर थोड़ा बहुत बचा हुआ है, यानी उनका अस्तित्व खतरे में है। लेकिन अगर केरल से सत्ता गई तो लेफ्ट पार्टियां पूरी तरह से भारतीय सियासत से भी गायब हो जाएंगी। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के नेतृत्व वाले एलडीएफ सरकार के सामने ये चुनाव एक अवसर और चुनौती दोनों लेकर आया है। 2021 में लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटकर एलडीएफ ने केरल की परंपरा तोड़ी थी, जहां आमतौर पर हर चुनाव में सरकार बदल जाती थी। अब एलडीएफ की नजर ऐतिहासिक हैट्रिक पर है, लेकिन 10 साल के शासन के बाद बढ़ता सत्ता विरोधी माहौल उसके लिए बड़ी परीक्षा बन गया है। पिछले एक दशक में पिनरई विजयन एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनकी छवि पार्टी और गठबंधन से ऊपर मानी जाने लगी। उनके प्रशासनिक और राजनीतिक फैसलों ने कई बार पारंपरिक लेफ्ट विचारधारा से हटकर रास्ता भी अपनाया, जिसे लेकर गठबंधन के कुछ सहयोगी और कट्टर वामपंथी असहज भी रहे। हालांकि 80 साल के पिनरई आज भी सीपीएम और एलडीएफ के सबसे प्रभावशाली चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं और 2026 की लड़ाई में उन्हीं के नेतृत्व में एलडीएफ आगे बढ़ेगा, यानी कि मोर्चा उनके नेतृत्व में ही आगे बढ़ रहा है। निकाय चुनावों के नतीजों ने बढ़ाई मुश्किलें। हाल ही में हुए लोकल बॉडी इलेक्शन में मिली हार ने एलडीएफ की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं और जिस तरह से इन चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन रहा, उससे भी पिनरई विजयन काफी घबराए हुए हैं। भले ही स्थानीय चुनावों को विधानसभा चुनाव का सटीक संकेत ना माना जाए, लेकिन हार का पैमाना सत्ता विरोधी लहर की तरफ इशारा करता है। सबरीमाला अयप्पा मंदिर से जुड़े स्वर्ण चोरी मामले को लेकर उपजा सामाजिक असंतोष भी एलडीएफ के लिए एक टेंशन बना हुआ है, यानी एक चिंता का बड़ा मुद्दा है। अतीत में सबरीमाला विवाद के कारण 2019 के लोकसभा चुनाव में एलडीएफ को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। कांग्रेस नीति यानी यूडीएफ के लिए यह चुनाव अस्तित्व की लड़ाई जैसा है। 2021 की करारी हार के बाद पिछले 5 साल विपक्ष में रहने वाले कांग्रेस के लिए यह चुनौतीपूर्ण है। हालांकि केरल कांग्रेस ने हाल के लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन थोड़ा बेहतर किया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को यहां से राजनीतिक आधार भी मिला। लेकिन राज्य में सत्ता से दूर रहने पार्टी के लिए एक तरह से कहें कि कई चुनौतियां खड़ी कर रहा है और पार्टी की हालत और ज्यादा यहां पर अस्थिर होती नजर आ रही है। इस दौरान यूडीएफ का पारंपरिक सामाजिक आधार भी कमजोर पड़ा है। कुछ हिंदू और ईसाई समर्थक अब बीजेपी की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं, यानी आरएसएस और बीजेपी ने जिस प्लान के तहत केरल में काम करना शुरू किया था, वो प्लान अब सक्सेसफुली पूरी तरह से साफ साफ नजर आ रहा है, यानी उसके नतीजे जो हैं वो अब दिखाई दे रहे हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन में तिरुवनंतपुरम से जिस तरह से बीजेपी ने मेयर की कुर्सी पर कब्जा किया, उससे संकेत साफ है कि बीजेपी की रणनीति काफी धारदार है और जिस तरह से अमित शाह केरल में इस बार अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, उससे भी यूडीएफ के सामने और एलडीएफ के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। यूडीएफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक सुस्ती, आपसी गुटबाजी और नेतृत्व को लेकर असमंजस ने कांग्रेस की ताकत को कमजोर किया है। हालिया स्थानीय निकाय चुनावों और कुछ विधानसभा उपचुनावों में यूडीएफ की जीत ने उसे वापसी की उम्मीद दी। इससे सत्ता विरोधी लहर का फायदा भी मिलता नजर आया। फिर भी यूडीएफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक मजबूत मुख्यमंत्री चेहरा पेश करने की रही। वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्नीथला और शशि थरूर जैसे नाम चर्चा में जरूर है, लेकिन शशि थरूर का जो अब तक का रुख रहा है, उससे भी
कांग्रेस केरल में लगातार कमजोर हो रही है। फिलहाल गठबंधन सामूहिक नेतृत्व के सहारे ही चुनावी मैदान में उतरता नजर आ रहा है, जो काफी कमजोर पड़ चुका है। और ऐसे में बीजेपी के लिए ये एक सुनहरा मौका है और बीजेपी इसका बाखूबी इस्तेमाल भी कर रही है। यानी आरएसएस ने जो बीजेपी के लिए जमीन तैयार की है और उस जमीन पर जो फसल अब उग रही है, बीजेपी उसे काटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केरल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी रोमांचक भी होने वाला है। अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी 2026 में केरल में सरकार बनाएगी और उनका वोट शेयर 20% से बढ़कर 30 से 40% हो जाएगा। बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 101 वोट में से 50 पर कब्जा जमाया। बीजेपी ने संगठन को मजबूत करने के लिए नया नेतृत्व भी खड़ा किया है। इसके साथ ही विकास के मुद्दों पर फोकस किया है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। बीजेपी ने हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश की। हालांकि बीजेपी को अभी केरल में सत्ता हासिल करने के लिए काफी मेहनत करनी होगी, क्योंकि राज्य में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच अब भी मजबूत गठबंधन है और इस गठबंधन को ही दरकाना बीजेपी के लिए पहली प्रायोरिटी है। यानी इसी को ध्यान में रखते हुए अमित शाह भी केरल के लिए अलग अलग रणनीतियां बना रहे हैं और उसी के तहत केरल में बीजेपी आगे बढ़ रही है। लेकिन बीजेपी को अब तक जो कामयाबी केरल में मिली है, उससे साफ है कि यहां पर बीजेपी सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।